जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। यह हमारे विज्ञान का तीसरा भाग होगा। इससे पहले अगर आपने दो भाग नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है दोस्तों, नहीं किया जा सकता है। दोस्तों हम समझ लेते हैं कि लेंस बनाने में हमें ट्रांसपेरेंट वस्तु की जरूरत होती है। ट्रांसपेरेंट वस्तु की जरूरत होती है, पारदर्शी वस्तु, हिंदी में पारदर्शी वस्तु की जरूरत होती है। ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन है जल। जल पारदर्शी वस्तु है, इसीलिए प्रयोग होगा, सही है। दूसरा ऑप्शन कांच है, ये भी पारदर्शी वस्तु है, कांच बनाने में, इसका भी लेंस बनाने में प्रयोग होगा। तीसरा प्लास्टिक है, ये भी लेंस बनाने में प्रयोग होगा क्योंकि ये पारदर्शी वस्तु है। चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर मिट्टी है। मिट्टी जो है ये अपारदर्शी वस्तु है और कभी भी ये कांच बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होगा दोस्तों। अतः हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी कभी भी कांच बनाने के लिए प्रयुक्त, लेंस बनाने के लिए नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। दोस्तों याद रखें कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, आकर्षण और सीधा बनेगा। जब हम ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, तो ए में है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, गलत होगा। बी में है वक्रता केंद्र पर, यह भी गलत होगा दोस्तों। सी में है वक्रता केंद्र पर, यह भी गलत होगा दोस्तों। और यहाँ पर डी में हम देखते हैं दोस्तों, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा है दोस्तों कि जो है दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु हम रखेंगे तो दर्पण के पीछे बड़ा, आकर्षण और सीधा बनेगा। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ये, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु को रखेंगे अवतल दर्पण में स्पेशली, तो ये आभासी, सीधा और बीम से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी का फायदा हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। दोस्तों इससे पहले हमने अवतल लेंस के बारे में पढ़ा था। अवतल लेंस, ये प्रश्न है उत्तल लेंस से है दोस्तों, उत्तल लेंस से। दोस्तों जब हम फोकस दूरी की दुगनी दूरी 2f पर जब वस्तु को रखते हैं, तभी हमें ये उत्तल लेंस में जो है प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा दिखाई देता है दोस्तों, याद रखना। यहाँ पर ऑप्शन ए है लेंस के फोकस पर, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है फोकस दूरी को दुगनी दूरी पर, बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी हमने आपको बताया सर कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी 2f पर जब हम रखेंगे तो ये सिचुएशन हमें प्राप्त होगा, वस्तु जो है बीम वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होता है। तीसरा जो ऑप्शन है अनंत पर, यह बिल्कुल गलत है। और चौथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ये बी है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर 2f पर जब हम रखेंगे तभी ये उत्तल दर्पण का सिचुएशन ये बनेगा दोस्तों, याद रखना। बीम कैसा दिखाई देगा, वास्तविक और समान साइज का। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी का फायदा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 33 नंबर,
किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, क्या होगा? दोस्तों देखिए कि जब अवतल लेंस में हम देखते हैं, अवतल लेंस में तो फोकल लंबाई ऋणात्मक होता है और अवतल दर्पण में भी फोकल लेंथ ऋणात्मक ही होता है दोस्तों, याद रखना। तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में अवतल ही बनेगा, अवतल लेंस और अवतल दर्पण। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा दोस्तों। हम और जो है ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है दोनों उत्तल, गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों उत्तल में पॉजिटिव बनता है, फोकल लेंथ उत्तल में क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव। तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। दोस्तों उत्तल लेंस में तो अभी मैंने बताया पॉजिटिव फोकल लेंथ बनता है, और डी जो है, डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों है ये दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। अवतल में मैंने बताया था निगेटिव बनता है दोस्तों, लेकिन उत्तल लेंस में पॉजिटिव बनता है, दोनों पॉजिटिव बनता है, फोकल लेंथ मिरर में भी और जो है अवतल लेंस में भी। तो अतः हमारे यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोनों अवतल की सिचुएशन बनेगी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। दोस्तों याद रखना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा आभासी तथा सीधा होता है, और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भी आभासी और सीधा ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में दोस्तों ये समतल दर्पण भी आएगा ऑप्शन और उत्तल दर्पण भी आना चाहिए हमारा आंसर दोस्तों। तो चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ए में दोस्तों है केवल समतल, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें समतल दर्पण और उत्तल दर्पण भी हमारा आंसर आना चाहिए। बी में केवल उत्तल, ये भी गलत हो जाएगा, केवल उत्तल ये भी गलत, अवतल भी बी वाला गलत। डी में है या तो समतल अथवा उत्तल, बिल्कुल सही, या तो समतल अथवा उत्तल में ये सिचुएशन बनेगा, जो बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर होगा, या तो समतल अथवा उत्तल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर प्रश्न, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ये प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस जो है, यहाँ पर फोकल पॉइंट और पोल के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा आभासी दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन ए में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 50 सेंटीमीटर का तो ये कामयाब ही नहीं है, क्योंकि इसकी आवर्धन क्षमता कम हो जाएगी, इसलिए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, अवतल लेंस नहीं होगा, उत्तल लेंस होगा, और 50 सेंटीमीटर का तो होगा ही नहीं, इसलिए भी गलत हो गया। तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बिल्कुल सही है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ही होना चाहिए, तभी हमारा जो शब्द है वो बड़ा दिखाई देगा दोस्तों, बड़ा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई। यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों, चौथा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, अवतल लेंस से मतलब नहीं है, उत्तल चाहिए। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण पूछा है दोस्तों। यहाँ पर कारण पहला ऑप्शन है जरा दूरदृष्टि, बिल्कुल गलत है दोस्तों। समंजन, यस, समंजन अकोमोडेशन,
अकोमोडेशन बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर है समंजन, क्योंकि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित यही करता है। कौन करता है? समंजन करता है। निकट दृष्टि दोष बिल्कुल गलत और दूर दृष्टि दोष भी गलत। तो हमारे प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समंजन, अकोमोडेशन। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों, सभी का फायदा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। पूछ रहा है कि जो मानव नेत्र है दोस्तों वो किस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं, ये पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पर कॉर्निया पहला ऑप्शन है, बिल्कुल गलत है। कॉर्निया पर तो नहीं बनता है। परितारिका ये भी गलत है। तीसरा पुतली ये भी गलत है। दृष्टि पटल पर बनाते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। दृष्टि पटल रेटिना पर जो है मानव नेत्र प्रतिबिंब बनाता है। हालांकि ऊपर के जो ये तीन ऑप्शन है, कॉर्निया, परितारिका और पुतली, ये सब जो है आँख का ही भाग है दोस्तों, आँख का भाग है। परंतु हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा दृष्टि पटल, रेटिना। रेटिना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38 है, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है 25 मीटर, बिल्कुल गलत। दूसरा है 2.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल गलत। तीसरा है 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है तीसरा। और चौथा देख लेते हैं, चौथा 2.5 मीटर बिल्कुल गलत है। स्पष्ट दूरी के लिए, स्पष्ट दृष्टि देखने के लिए जो है न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार आया है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, ये पूछा है। ऑप्शन ए में है पुतली द्वारा, गलत है। बी में है दृष्टि पटल द्वारा, यहाँ पर तो प्रतिबिंब पड़ता है, बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन जो सी है पक्षाभिष द्वारा, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसको सिलियरी मसल्स कहते हैं। सिलियरी मसल्स यही जो है लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, यही पक्षाभिष। तो बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन परितारिका बिल्कुल गलत है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पक्षाभिष, सिलियरी मसल्स, सी ऑप्शन। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों है, प्रश्न नंबर 40 है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश अनुपात का मान क्या होगा? ऑप्शन में है 1/25, बी में है 1/5, सी में है 5 और डी में है 25। दोस्तों हम जानते हैं कि जब अगर हम श्रेणी में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? श्रेणी में आएगा R/R1 प्लस R2 प्लस R3 R5, क्योंकि 5 टुकड़े यहाँ पर कर रहा है दोस्तों। अगर हम इसे समांतर में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? समांतर में ये हो जाएगा 1/R बराबर हो जाएगा ये 1/R1। ये यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर श्रेणी में जोड़ेंगे तो ये आएगा दोस्तों, और यहाँ पर जो है समांतर में जोड़ेंगे
तो 1/r डैश बराबर 1/r1, 1/r1 5 टुकड़े किया है दोस्तों, इसलिए 5 बार आएगा। यहाँ पर दोस्तों जब हम r1 की जगह r5 को रखते हैं तो हमारा ये समीकरण बन जाएगा 1/r डैश बराबर 5/r/5 बनेगा दोस्तों। अंततः दोस्तों जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो r/r डैश जो है ये हमारा 25 आएगा दोस्तों। और यही क्वेश्चन हमारा था कि r/r डैश का अनुपात निकालना है दोस्तों। ये कैलकुलेशन आपको करके देखना है दोस्तों। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, होमवर्क। ये जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो r/r डैश आपका आएगा 25 और 25 हमारे प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर होगा 25। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। यहाँ पर ऑप्शन है I² बी में है IR², सी में है VI और डी में है V²/R। दोस्तों हम देखते हैं कि P बराबर VI होता है, हम लोग जानते हैं P बराबर VI होता है यहाँ पर, तो यहाँ सी ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, VI होता है। दोस्तों हम ओम्स फॉर्मूला पढ़े हैं कि V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन अगर हम P बराबर VI मानते हैं और दूसरा यहाँ पर V बराबर IR मानते हैं दूसरा ऑप्शन, तो यहाँ पर जब हम पुटअप करते हैं इन वैल्यूज को, जब हम पुटअप करते हैं दोस्तों तो हमारे आता है जो P बराबर V² R आता है, P बराबर V² R आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है VI बिल्कुल सही है, हम देख रहे हैं। और जो है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखिए दोस्तों, जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर दोस्तों तो P बराबर यहाँ पर हम देखते हैं कि P बराबर I²R, P बराबर I²R ये भी हमारा सही है, VI भी सही है। और तीसरा जो है P बराबर V²R ये भी सही है। ये कभी भी हमारा जो है समीकरण नहीं बनेगा, I² कभी समीकरण नहीं बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिजिक्स का और बहुत बार ये एग्जाम में आया है दोस्तों, याद रखना ये कभी नहीं बनेगा। तो यही हमें खोजना था और हमारे प्रश्न का राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B IR²। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दोस्तों 42 है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंताक 220 वोल्ट बाटे 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी दोस्तों। याद रखना ये प्रश्न है। ऑप्शन है 100 वाट, बी में है 75 वाट, सी में है 50 वाट और डी में है 25 वाट। सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, सिंपल फिजिक्स का कैलकुलेशन है। न्यूमेरिकल का प्रश्न ऐसे एग्जाम में बहुत आते हैं। मैंने अभी आप लोग को सूत्र पढ़ाया था P बराबर V²R, P बराबर V²R। P यहाँ पर पुटअप कीजिए, 100 वाट दिया है पावर और 220 वोल्ट दिया है यहाँ पर। जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे दोस्तों तो R बराबर 484 ओम आएगा, R बराबर 484 ओम। और जब हम इन वैल्यूज को दोस्तों 110 वोल्ट पर हमें यहाँ पर बोला है, 110 वोल्ट पर जब हम रखेंगे तो अंततः हमारा पावर जो आएगा ये 25 वाट आएगा और ये 25 वाट ही हमारे प्रश्न का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला का यूज करना है आपको। P बराबर V² बाटे R, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, इसी पे पूरा प्रश्न बनेगा।
पहले 220 वोल्ट पे आपको रखना है वैल्यूज, और दूसरी बार 110 वोल्ट पे वैल्यूज रखना है। आपका प्रश्न का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ये 25 वाट बनेगा, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ऊष्माओं का अनुपात पूछा है दोस्तों। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन दोस्तों। मैंने आपको बताया था पहले ही दोस्तों कि जब श्रेणी में रजिस्टर जुड़ता है तो R बराबर हो जाता है R प्लस R होगा, R प्लस R होगा। लेकिन जब समांतर में यही जुड़ेगा तो R पैरेलल क्या हो जाएगा? 1/R प्लस 1/R होगा दोस्तों। यहाँ पर जब हम वैल्यूज को पुटअप करेंगे, यहाँ पर P बराबर, मैंने आपको बताया P बराबर क्या होता है? P बराबर V²/R। जब इस वैल्यूज में हम रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो आपका अनुपात आएगा 1/4। अतः इस प्रश्न का अनुपात क्या हो जाएगा? 1/4। आंसर जो हो बनेगा सी, पहला गलत, दूसरा गलत और चौथा भी गलत। 1/4 होगा। आपको ये करके देखना है दोस्तों। सिंपल फिजिक्स का कैलकुलेशन है और ये बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों, याद रखना। राइट आंसर 1/4 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? सही वर्णन पूछा है दोस्तों। ऑप्शन में है ए में चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, लंबवत नहीं होती, बिल्कुल गलत है दोस्तों। बी में है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है, समानांतर नहीं होती, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाएं अरीय होता है जिनका उद्भव तार से होता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। चौथा जो यहाँ पर ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और चौथा ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ये जो होता है दोस्तों कॉन्सेंट्रिक होता है, इस प्रकार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो प्रेरित होता है ये कॉन्सेंट्रिक होता है, सकेंद्री होता है, याद रखना दोस्तों। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब बनेगा ये डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45 है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पूछ रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन जो है पहला, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा जो ऑप्शन है, कुंडली में चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये ईएमएफ की बात कर रहा है दोस्तों, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है उसी की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। डी देख लेते हैं, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को पूर्णन कराने की प्रक्रिया, बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी होगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न, ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जनित्र, बिल्कुल सही दोस्तों। जनरेटर ही तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं, गैल्वेनोमीटर तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का कहाँ प्रयोग होता है? छोटी धारा नापने के लिए होता है,
ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एमीटर का प्रयोग जो है करंट नापने के लिए होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और मीटर हम जानते हैं डिस्टेंस नापने के लिए होता है दोस्तों, तो ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर एक ही होगा, जनरेटर। जनरेटर में जो है विद्युत धारा उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों 47 नंबर प्रश्न है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? दोनों में जो है डिफ्रेंशिएट करना है दोस्तों। क्या है डिफ्रेंशिएशन दोनों में, एसी जनरेटर में और डीसी जनरेटर में, फर्क बताना है। पहला ऑप्शन है एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि दोनों में ही अस्थायी चुंबक होता है, एसी जनरेटर में और डीसी जनरेटर में, दोनों में। ये डीसी मोटर है दोस्तों। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि हमारे को एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच में है फर्क बताना था। ये डीसी मोटर है, बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि डीसी जनित्र जो है निम्न वोल्टता का जनन करता है और कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए गलत है दोस्तों पूरी तरह से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। ऑप्शन ये सही है दोस्तों, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमें तो कंपैरिजन करना है ना एसी जनित्र और डीसी जनित्र में, तो ये बिल्कुल गलत है। चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन है एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारे प्रश्न का ये बिल्कुल राइट आंसर है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं और डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। दिक् परिवर्तक को कम्यूटेटर कहते हैं दोस्तों, कम्यूटेटर याद रखना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर है 48 नंबर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ये प्रश्न है। ऑप्शन है बहुत कम होता है, बिल्कुल गलत है। परिवर्तित नहीं होता, बिल्कुल गलत है। परिवर्तित होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों, यही सही है। ये लघुपथन शॉर्ट सर्किट की बात करता है, शॉर्ट सर्किट की बात करता है। उसमें क्या है, करंट बहुत बढ़ जाता है। डी में निरंतर परिवर्तित गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, ये बहुत अधिक करंट बढ़ जाता है। याद रखना दोस्तों, जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। यहाँ पर वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, परंतु जो है ये रेजिस्टेंस जो है इसका कम हो जाता है। रेजिस्टेंस जैसे कम होता है ये वोल्टेज ये करंट बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है। वोल्टेज कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस घटने के कारण क्या बढ़ जाता है दोस्तों, करंट बढ़ जाता है। और जैसे करंट बढ़ता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है? ये ऑप्शन वाला प्रश्न नहीं है दोस्तों, ऑप्शन वाला ये प्रश्न नहीं है। हमें इसमें से बताना है कुछ स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, यस और नो हमें करना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर दोस्तों सदा क्या करता है, ये जो है मैकेनिकल, ये दोस्तों विद्युत मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है ना, इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही
गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक इंडक्शन पर ही ये जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है, बिल्कुल सही। तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों, कह रहा है कि किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट हैंड थंब रूल हम जब देखेंगे तो हम पाएंगे ये चीज। तीसरा जो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है दोस्तों, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो है ना हरा वाला जो तार होता है दोस्तों, ये अर्थिंग के लिए होता है, अर्थिंग के लिए। ये लाइव तार जो है ना लाल रंग का होता है दोस्तों। यहाँ पर हरा की जगह लाल दिया होता तो हमारा प्रश्न का उत्तर ये सही होता, परंतु ये हरा दिया इसलिए गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला हमारा ऑप्शन गलत हो गया था, दूसरा भी इसमें सही है, तीसरा भी सही है और चौथा गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 50 नंबर का है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है कि सौर जल का प्रयोग करने के लिए किस दिन नहीं करेंगे। देखिए ऑप्शन धूप वाले दिन में, धूप वाले दिन में तो सूरज उगा ही होगा दोस्तों, तो सनलाइट का तो प्रयोग करेंगे ही, तो ये तो गलत हो गया हमारे हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। दूसरा जो है गर्म दिन में सनलाइट का प्रयोग होगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा है बादल वाले दिन, यस दोस्तों, जब बादल वाला दिन होता है उस दिन ठंडा दिन होता है दोस्तों, ठंडा दिन में सनलाइट जो है पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती है, अतः हमारे प्रश्न का ये सही आंसर होगा, बादल के दिन में जो है हम सनलाइट का प्रयोग नहीं करते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। चौथा ऑप्शन जो यहाँ पर हम देख लेते हैं, चौथा ऑप्शन है पवनों वाले दिन में उपयोग होगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर केवल जो हो जाएगा ये हो जाएगा बादलों वाले दिन में सनलाइट का प्रयोग नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मास का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन है लकड़ी जैव मास का उदाहरण है, सही है। गोबर गैस, ये भी जैव मास का उदाहरण, सही है। उसके बाद कोयला देखते हैं, ये भी जैव मास का उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा जो है, ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है, ये जैव मास का उदाहरण नहीं है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नाभिकीय ऊर्जा जैव मास का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों है, लकड़ी, गोबर गैस और कोयला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 52 नंबर, निम्न जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा का किसमें प्रयोग नहीं होता है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, बिल्कुल सौर ऊर्जा का प्रयोग इसमें होता है। दूसरा पवन ऊर्जा में सौर ऊर्जा का कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर जैव मास है, इसमें भी सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दोस्तों, सी ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी में दोस्तों सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है, किसी प्रकार का सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है। अगर सनलाइट नहीं भी मिलेगा या उससे कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, न्यूक्लियर एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं।
तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 है, निम्न में से कौन समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ए में है घास, पुष्प तथा चमड़ा। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसमें घास भी है, पुष्प भी है और चमड़ा भी है, गल जाएगा। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। दोस्तों यहाँ पर घास और लकड़ी तो जैव निम्नीकरणीय है लेकिन प्लास्टिक नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है दोस्तों फल के छिलके, केक, नींबू, ये भी जैव निम्नीकरणीय, सभी ये गल जाएंगे, ये भी सही है। केक, लकड़ी, घास ये जैव निम्नीकरणीय है, सभी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से हमारा पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा गलत है। लेकिन हमें तो जो जैव निम्नीकरणीय नहीं है वही खोजना था दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा ये बी बन जाएगा। दोस्तों बी, ये जैव निम्नीकरणीय नहीं है क्योंकि इसमें प्लास्टिक है जो नहीं है, याद रखना। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दोस्तों याद रखना, यहाँ पर नहीं होगा, नहीं है, प्रश्न में नहीं है दोस्तों, प्रिंट मिस्टेक है, नहीं है, याद रखना। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है 54 नंबर, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए में है घास, गेहूं तथा आम। घास, गेहूं, आम ये तीनों तो ऑटोट्रॉप्स हैं दोस्तों, ऑटोट्रॉप्स हैं, तो ये कहाँ से करेंगे आहार जाल का निर्माण? दूसरा ऑप्शन है घास, बकरी, मानव। यस बिल्कुल सही है, घास ऑटोट्रॉप्स हो गया, बकरी जो है घास को खाएगी और मानव बकरी को खाएगा, तो ये सही हो जाएगा, आहार जाल का निर्माण करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बकरी, गाय, हाथी, ये तीनों तो शाकाहारी है, शाकाहारी है, तो ये आहार जाल का निर्माण कैसे करेंगे, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है घास, मछली और बकरी, ऑटोट्रॉप्स है घास, बकरी जो है शाकाहारी है, मछली तो समुंदर में रहती है दोस्तों, बकरी से कोई संबंध ही नहीं बनता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, घास, बकरी और मानव जो है एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण, याद रखना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है और हमारे ये क्लास का लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। प्रश्न है 55 नंबर, निम्न में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? पर्यावरण मित्र के रूप में कौन सा व्यवहार होगा हमारा? ए में है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। यस बिल्कुल सही है। जब हम कपड़े का थैला दोस्तों यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, हम कहीं ना कहीं प्लास्टिक की थैली को बचा रहे हैं, उससे बच रहे हैं, प्लास्टिक की थैली से बच रहे हैं, तो पर्यावरण से प्रदूषण को रोक रहे हैं हम, बिल्कुल सही है। दूसरा है कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे स्विच बंद करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हम लाइट और पंखा बंद कर रहे हैं तो हम एनर्जी सेव कर रहे हैं दोस्तों, हम एनर्जी सेव कर रहे हैं, तो ये पर्यावरण व्यवहार हमारा होगा, पर्यावरण मित्र व्यवहार। तीसरा जो ऑप्शन है, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। दोस्तों अगर हम विद्यालय तक पैदल जाते हैं दोस्तों तो उसमें क्या होगा, अगर विद्यालय तक हम पैदल जाएंगे दोस्तों तो हम कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि स्कूटी पे अगर हम स्कूटर पे बैठ के जाएंगे तो पेट्रोल से जो पॉल्यूशन होगा वो एनवायरनमेंट में बढ़ेगा, हम पैदल जाएंगे तो पॉल्यूशन को हम रोकेंगे। अतः यहाँ पर दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, अतः इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो हमारे साइंस का अंतिम वीडियो था, इससे पहले अगर नहीं देखे हैं कोई तो 2 पार्ट साइंस का आ गया है, उसको देख लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट का वीडियो जो आपको ज़्यादा से जल्द मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।